क्वेश्चन करके है। तो आगे ना सभी रिकॉर्डिंग। तो लीज फाइनेंस में क्या होता है कि इसमें हम किसी एसेट को बिना परचेस किए हम उसको उसका रेंट देके हम क्या यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लीज फाइनेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग किराए में रहते हैं ना, तो किराए में किसी भी चीज को लेते हैं तो हमने क्या करते हैं कि उसको हमने केवल एक रेंट देते हैं और रेंट देके हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम यूज करते हैं ना, तो उसमें हमारा ओनरशिप नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है ना। उसके बिहाफ हम क्या करते हैं, एक रेंटल अमाउंट देते हैं, है ना। तो ये चीज क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीज बोलते हैं। ठीक है, तो जो किराया होता है वो भी एक उसका प्रकार का होता है। तो इसका जो यूज है वो फैक्ट्री लोग भी करते हैं, है ना। कुछ मशीन के लिए यूज होता है ना, कंप्यूटर के लिए यूज होता है ना। कुछ कुछ टेक्नोलॉजी है जिनको खरीदना बेटर नहीं होता है, बेटर उसे बेटर हम उसको क्या करते हैं, किराए में ले लेते हैं और उसको फिर यूज करते हैं, उसके किराया दे देते हैं, है ना। तो आपका लीज होता है। तो ये लीज जो होता है आपका, ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो लीज में क्या होते हैं, दो पार्टी होते हैं। तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेजर जिसको पट्टादाता बोलते हैं, और होता है लेजी ये वाला लेजर है ना। ठीक है, लेजर ऐसी है, लेजर है और लेजी हो। तो लेजी है पट्टाधारी, तो इसमें ना दो पक्ष होंगे ना, एक होगा लेजर और दूसरा होगा लेजी, है ना। और यहाँ पे जो लेजर है ये अपने एसेट को, अपने जो एसेट को यूज करने के लिए इसको देता है ना। ये अपने एसेट को यूज करने के लिए इसको देता है, लेजी को देता है, और लेजी इसको क्या पे करता है, ये रेंट पे करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका क्या, लीज फाइनेंस होता है ये। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि लीजिंग एक व्यवस्था है जिसमें फर्म संपत्ति को खरीदे बिना उसका उपयोग व नियंत्रण प्राप्त करता है और उसे अपने पास रखता है, और यह संपत्ति को किराए का, ये संपत्ति किराए का ग्रुप है। तो इसमें बोल सकते हैं कि हियर फर्म्स, it is an arrangement where firms without purchasing take the possession of the assets and useless assets. It is a form of rent, and it is a form of rent बोल सकते हैं। और इसमें क्या होती है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये एक अनुबंध है ना, ये भी क्या एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, है ना। इट्स आल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर टर्म्स एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये क्या है, अनुबंध है जिसका नियमन समझौते के शर्तों एवं परिस्थितियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो लीज फाइनेंस क्या है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज रेगुलेटेड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है लेजर और लेजी के बीच में, और उसमें नियम और शर्तें होती हैं, है ना। कौन उसको मेंटेनेंस करेगा, कितने समय के लिए होगा, कितने रेंटल अमाउंट होगा, है ना। तो सारा ये क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, है ना। एग्जिट कंडीशन है कि इस समय में जो लेजी है वो इस जो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है, तो सारे कंडीशंस में लिखे रहते हैं, है ना। तो ये होते हैं लीज फाइनेंस होते हैं। तो इसमें ना मेन मेन चीजें क्या होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ लीज फाइनेंस। ना पट्टे विद पोर्शन के प्रमुख तत्व। तो इसमें क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं ना, अनुबंध में दो पक्ष की संख्या, नंबर ऑफ पार्टीज। तो ये जो होता है केवल दो पक्षों के बीच में होता है ना, इसमें एक लेजर होगा और एक लेजी होगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टीज, पक्षधारों की संख्या कितनी होंगी, केवल दो होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो व्यक्ति इसमें होना चाहिए। और दूसरा होगा आपका एसेट्स,
तो यहाँ पे आपको संपत्ति होना जरूरी है ना। संपत्ति होगा तो संपत्ति का क्या किया जाएगा, उसको लीज फाइनेंस के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये एसेट्स है संपत्ति। पीरियड्स ऑफ लीज, तो इस पट्टा की अवधि तो कितने समय के लिए दे जाना, ये इसमें मेंशन करना होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उत्तर रिटर्न्स, प्रतिफल, तो इसमें क्या होता है कि जो रेंट अमाउंट है वो इसमें रहेगा है ना, वो क्या होगा, लेजर के लिए रिटर्न्स होगा, प्रतिफल होगा ना। यूज एंड ओनरशिप, यूज एंड, इसको ले सकते हैं उपयोग और स्वामित्व। तो इसमें ना उपयोग कौन करेगा, यूज करेगा, लेजी करेगा, इसको यूज करेगा, और ओनरशिप किसकी होगी, लेजर का होगा। ठीक है, तो इसका स्वामी कौन होगा, यूज को लेजी करेगा, उसमें ओनरशिप किसकी होगी, लेजर का होगा है ना। और नेक्स्ट होगा अनुबंध की समाप्ति, एग्जिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी चीज मेंशन होगा इसमें। तो ये क्या होगा, एक निश्चित समय के लिए होगा है ना। और हालांकि इसको नवीनीकरण भी इसमें किया जा सकता है, लेकिन ये जो लीज फाइनेंस होगा वो एक निश्चित समय के लिए होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना लीज फाइनेंस क्या होता है। लीज फाइनेंस में क्या होता है, हम एक फर्म दूसरे फर्म की किसी संपत्ति को बिना खरीदे उसका उपयोग करती है ना, तो उसी को इस जो अरेंजमेंट होती है, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, लीज फाइनेंस बोलते हैं है ना। और इसमें इतने एलिमेंट्स चीजें आवश्यक होती हैं है ना। इसमें 2 पार्टीज होना चाहिए, एसेट्स होना चाहिए है ना, इसकी अवधि निश्चित होती है, इसमें प्रतिफल होता है ना, रेंट होता है, और इसमें यूज कौन करेगा, लेजी करेगा, और लेजर क्या करेगा, ओनरशिप होती है, और इसमें एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट, तो कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा ये इसमें स्पष्ट लिखा होता है। ठीक है, और इसको नवीनीकरण भी किया जा सकता है। ये होता है आपका लीज फाइनेंस। ये क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है ना। यस हाँ, चंद्रशेखर क्लियर है ये, चंद्रशेखर आया कि नहीं आया, चंदन है, उन्हें यहाँ लगता है चंदन क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, अनुबंध की समाप्ति। तो एक ये ना अनुबंध क्या होगा, एक निश्चित समय के लिए होगा है ना, एक निश्चित समय बाद में अनुबंध खत्म हो जाएगा। सर सेकंड और 6 पॉइंट सेम है क्या, थर्ड और 6 पीरियड्स ऑफ लीज और एग्जिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम है क्या। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें ना। ये क्या होगा, आपको पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा है ना, तो इसमें एक निश्चित अवधि होगी इसमें है ना, और इसका मतलब क्या आपका समापन है ये है ना। तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में समापन होगा, लेकिन इसको रिन्यू भी किया जा सकता है ना। तो जरूरी नहीं कि उसी समय आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, रिन्यूअल का भी प्रोविजन होता है। तो ये बताता है ना। अच्छा, एग्जिट कर रहे हैं। यूज एंड ओनरशिप बताइए तो। यूज कौन करता है, लेजी करता है ना, और ओनरशिप किसका रहेगा, लेजर का रहेगा। जो पट्टाधारी है उसका क्या रहेगा, स्वामित्व रहेगा है ना, और जो पट्टाधारी रहेगा उसको क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो दोनों चीज क्या होंगे, अलग अलग आदमी के पास होगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। यस सर। हाँ यस सर। पूनम जी, आपको वीडियो और ऑडियो पूरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सर अटक रहा, मैं वीडियो देख लूंगी बाद में। ऐसे क्या, हाँ ठीक, हाँ सर ये ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये एक तरह से टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट भी रहता होगा ये। हाँ, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो, मतलब लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जिसका मैं टाइप बताता हूँ ना, तो टाइप में ये क्या होगा, कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप लोग शादी उदी होती है तो टेंट बॉक्स वगैरह लाते हैं, किराए में लाते हैं, तो क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए हो गया वो, है कि नहीं। हमको शादी करना है तो हम पूरा टेंट वेंट थोड़ी खरीद ले रहेंगे है ना, उसके बाद तो हमको यूज नहीं रहता है, तो उस टाइप की इस टाइप कैसेट को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग उसको सीधा किराए में लाते हैं। तो वो भी हम किराए में लाते हैं ना, तो क्या लीज फाइनेंस है वो। ठीक है, तो वो भी एक अनुबंध है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है वो।
तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीजिंग। टाइप्स ऑफ लीजिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पट्टे के प्रकार हो जाएगा। तो जो लीजिंग होता है वो दो प्रकार का होता है ना, बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग और सर्विस लीजिंग। ऑपरेटिंग बोलते हैं या फिर इसको सर्विस लीज बोलते हैं। और दूसरा होता है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज इसको बोलते हैं वित्तीय पट्टा, और इसको बोलते हैं परिचालन या सेवा पट्टा। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों में ऑपरेटिंग सर्विस लिखे हैं क्या? ऑपरेटिंग और है, इसको और लिख लीजिए आप, है ना। ऑपरेटिंग बोलते हैं, फिर इसको सर्विस लीज बोलते हैं। तो ये आपको क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, है ना। और ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना कि कोई सरकार ने कुछ जमीन को लीज पे दिया है किसी को, है ना, या फिर कोई एक व्यक्ति अपनी जमीन को लीज में दिए होते हैं, तो ये वही वाला लीज है ना। तो ये लीज क्या होता है, दो प्रकार का होता है। जो हम कम अवधि के लिए देते हैं, है ना। जैसे हम मान लीजिए कि आपको अगर कोई बिजनेस ओपन करना है ना, आपको मान लीजिए 50 कंप्यूटर की जरूरत है, लेकिन आप 50 कंप्यूटर नहीं सकते हैं, तो उसको बोले कि आप किसी से 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए उसको ले लेते हैं। तो क्या किस में आ जाएगा, वो ऑपरेटिंग लीज आ जाएगा, सर्विस लीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जनरली फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक जो कंप्यूटर है ना, उसका एवरेज लाइफ कितना, मान लीजिए 10 साल के लिए है, एकदम मैक्सिमम 6 साल के लिए मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर क्या लेते हैं 6 साल के लिए लिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका एवरेज लाइफ कितना रहता है, 6 साल रहता है। तो 6 साल के लिए हमने क्या कर लिया, उसको लीज में ले लिया। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना, लॉन्ग टर्म या फिर उसका जो जितना यूजफुल लाइफ है ना, उसके बराबर हमने क्या कर लिया, उतने समय के लिए उसको हमने क्या कर लिया, लीज में ले लिए हैं। तो क्या कहलाएगा, वो फाइनेंशियल लीज कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि उसका जितना लाइफ है उस संपत्ति का, है ना, उसका यूजफुल लाइफ के बराबर अगर उतने समय के लिए हमने उसको लीज में लिया है ना, तो क्या कहलाएगा, वो फाइनेंस लीज कहलाएगा वो, है। अब जैसे एक कंप्यूटर की बात करें 1 साल के लिए, तो क्या कहलाएगा, वो शॉर्ट टर्म में ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा, है ना। लेकिन उसका यूजफुल लाइफ कितना, 6 साल तक है, 6 साल के लिए, तो क्या कहलाएगा, वो फाइनेंशियल लीज कहलाएगा वो, फाइनेंशियल लीज बोलेंगे इसको, फाइनेंशियल लीज, वित्तीय लीज, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें नवीनीकरण किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, रिन्यूअल होता है इसमें रिन्यूअल पॉसिबल है ना। और उसमें जनरली ना रिन्यूअल नहीं होता है, लेकिन अगर होगा ना तो रेट कम होता है इसमें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म के लिए आता है ना। तो जनरली इसका यूजफुल जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिन्यूअल इसमें नहीं होता है, रिन्यूअल, है ना, नॉट है, ठीक है। अगर होता है ना, अगर होता है ना, इफ यस है ना, देन क्या होगा, लेस रेंटल होगा। अभी अब मैं जैसे मान लीजिए 6 साल बाद अगर आपको जो कंप्यूटर है जिसका लाइफ चला गया है ना, तो उसको बोलेंगे कि अब इसको लीज में ले लो, तो उसको आप एकदम नॉमिनल रेंट में उसको लेंगे, चलो भाई एक तो काम कर नहीं रहा है, उसको एकदम नॉमिनल रेंट में उसको रिन्यूअल में लिया जाता है ना। और जब इसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है, फिर वो खत्म और डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको लोग लेते भी नहीं है। और इससे तो रिन्यूअल हो गया, शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिपेयरिंग है है ना, और मेंटेनेंस है ना, वॉइस भी नहीं आ रही। ऐसा क्या, और इसलिए देखिए आप लोगों को आगे 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 आगे, हाँ ठीक क्या सर ने किया था वीडियो।
हाँ, तो यहाँ पे जो रिपेयर और मेंटेनेंस है ना, वो किसके हाथ में रहता है? वो लेजर, इसके लिए लेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। सर एक बार रिन्यूअल वाला पॉइंट बता दीजिए ना, उसमें वीडियो रुक गया था। हाँ ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, नेट अटैक रहता है। सब पता है क्या प्रॉब्लम? हाँ सर, मौसम खराब हो गया इसलिए सर अटैक अटक के आ रहा है। ऐसा है क्या? सर बस एक बार अच्छा था। हाँ 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 अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है सर। ठीक है ना। सर हाँ अभी हाँ ठीक है, उस समय हो रहा था खाली। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है ना, वो मौसम भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, कहीं बादल है ना, जिस एरिया में बादल गरज जाते हैं ना उस एरिया का नेटवर्क हिल जाता है फिर। ठीक है, देखो रिन्यूअल में क्या होता है कि ये रिन्यूअल होगा आपको, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए है। तो जिस मान लीजिए कंप्यूटर वाला एग्जांपल दिए थे ना, एक साल के लिए जैसे कोई उसको क्या लीज ले लिए हैं, तो दूसरे साल उसको लीज ले सकते हैं, 20 साल में ले सकते हैं, 14 साल में ले सकते हैं ना, तो रिन्यूअल होता रहेगा इसमें, है ना। लेकिन इसमें रिन्यूअल जनरली नहीं होता है ना, अगर होता है तो उसमें जो रेंटल अमाउंट है वो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिन्यूअल, क्योंकि इसमें जो लीज होता है वो क्या होता है आपका, ये यूजफुल लाइफ होता है ना, जो यूजफुल लाइफ है उतने समय के लिए होता है ये, है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, रिन्यूअल इसमें नहीं होता। अगर होता है तो क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंट अमाउंट है उससे बहुत ही कम रेंट अमाउंट में होगा। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर वाले अगर हम बात करते हैं, पहले अगर हमने रेंटल उसको सपोज 2000 पर मंथ के लिए लिए हैं, है ना, तो बाद में फिर वो क्या होगा, पर मंथ आपका हो सकता है 500 के लिए हो, है ना, 400 के लिए हो, इस टाइप का। बाद में जो रिन्यूअल होता है वो बहुत ही कम अमाउंट होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाँ, ये जो रिपेयरिंग वाला पॉइंट बोला था, तो यहाँ पे रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम किसके हाथ में रहता है? वो लेजर कराएगा, है ना। जैसे आप घर हम लोग लेते हैं रेंट में, है ना, तो हमसे अगर कुछ खराबी होगा तो हम उसको थोड़ी रिपेयरिंग करवाएंगे। रिपेयरिंग कौन कराता है? घर वाला कराता है ना। कुछ लोग बदमाश होते हैं, हम लोग ना किराएदार से करवा देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो रिपेयरिंग का काम कौन करवाता है? लेजर कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लीज होती है ना, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का काम किसका रहेगा? लेजर का होगा। जैसे लाइट हो गया, बिजली हो गया, पंखा होगा, वो सब बेसिकली किसके रहेंगे? मकान मालिक का रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल लीज है, तो इसमें जो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि जो पूरा संपत्ति है उसका कौन उपयोग करता है? लेजी उपयोग करता है। इसलिए यहाँ पे जिसका मेंटेनेंस कौन करेगा? लेजी करेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस का काम होगा, मेंटेनेंस, तो यहाँ पे इसको लेजी मेंटेनेंस का काम लेजी का रहता है, ठीक है। जो पट्टाधारी होता है ना, वो उसका मेंटेनेंस का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो अपना घर है ना, अभी मुझे 30 साल के लिए लीज में मिल गया है ना, 30 साल के लिए मुझे लीज मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, जितना मेंटेनेंस का काम है वो क्या रहेगा? वो मेरा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 30 साल लॉन्ग टर्म के लिए है। अब एक घर हम बनाते हैं तो 30 साल तक, ये मान के चलिए 30 साल तक बस नहीं रह सकते, उसको यूजफुल लाइफ है, फिर बाद में क्या होता है, एकदम जर्जर हो जाता है वो, ठीक है। तो उसका जितना यूजफुल लाइफ कितना हो गया, मैंने क्या मान के किया? 30 साल का। 30 साल के लिए मैंने उसको लॉन्ग टर्म लीज में लिया है, उसका मेंटेनेंस कौन करूंगा? मैं करूंगा। लेकिन मैं 1 साल के लिए मकान को क्या है, किराए में ले रहा हूँ, तो उसके लिए उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? मकान मालिक करेगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो आपको जो फाइनेंशियल लीज है इसमें बड़ी बड़ी चीजें आती हैं ना, कोई बिल्डिंग होता है, जमीन या फिर बड़ी मशीन, है ना, वो सब होते हैं इसमें। एग्जांपल के तौर पे इसमें लिख सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग, कोई जमीन हो सकता है, लैंड में, जो लैंड है वो लीज में चला जाता है, और बिग मशीन्स, तो ये बड़ी मशीन होती हैं, सब जाते हैं। और ऑपरेटिंग लीज में इसमें छोटी छोटी चीजें आती हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी सामान है जो हम लोग कम समय के लिए लेते हैं, वो आपका ऑपरेटिंग लीज में आता है, ठीक। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंशियल लीज क्या होती है ना। ये आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये रिन्यूएबल होता है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है,
है ना। अगर रिन्यूअल होता है तो उसमें जो रेंटल अमाउंट है वो कम होता है ना। यहाँ पे रिपेयरिंग मेंटेनेंस कौन करता है, लीजर करता है। यहाँ पे मेंटेनेंस कौन करेगा, लीजी करता है ना। एग्जाम्पल पिछले कंप्यूटर को ले सकते हैं, है ना, या फिर स्मॉल मशीन्स, छोटी मशीन्स को, यहाँ पे बिल्डिंग, लैंड, बिग मशीन्स। आप लोग वो लगेरा मुन्ना भाई पिक्चर देखी हुई, देखे हो? कैसे? लगेरा मुन्ना भाई पिक्चर आई थी ना, संजय दत्त की। हाँ हाँ, तो उसमें जो विद्या बालन है ना, जो ओल्ड एज जो रहता है ना, उसको लोग लीज में लिए रहते हैं, फिर बाद में उसका ना रिन्यूअल नहीं करते रहते हैं ना। याद आया आपको, है ना। मेन जो स्टोरी थी वही थी। तो उसमें उसका जो रिन्यूअल है, उसको कोई जो बिजनेस लोग उसको पोजीशन करना चाहते हैं, बल्कि वो ओल्ड एज रहता है, वृद्धाश्रम रहता है, तो वो लीज उसका ना हम लोग एक्सटेंशन नहीं करते हैं। याद आया आप लोगों को? फिर यस उसी सर। प्रोटेस्ट करते हैं गांधी स्टाइल में, ठीक है। तो वो जो था वो क्या था, फाइनेंशियलिस्ट था वो, है ना। जो ओल्ड एज था, है ना, उसको सरकार से हम लोग क्या किए थे, उसको लीज में लेके रखे हुए थे वो जो पूरा ओल्ड एज को, है ना। और वो क्या होता, वो रिन्यूअल हो सकता था, तो रिन्यूअल लोग नहीं करना चाहते थे, उसको कमर्शियल यूज करना चाहते थे, है ना। और अगर वैसा होता तो जितने भी वहां पे रहते थे वो जो ओल्ड पर्सन लोग, तो उनको बाहर जाना पड़ता है, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो यूज था वो क्या था, वो फाइनेंशियलिस्ट है ना। तो जो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग किसमें जाती है, फाइनेंशियलिज्म में आती है ना। तो वो बिल्डिंग किसमें था, वो फाइनेंशियलिज्म में था। सर बिल्डिंग 1 साल के लिए देंगे तो? क्या चीज? बिल्डिंग 1 साल के लिए देंगे तो, जैसे किराए पे देते हैं शॉप हाँ, वगैरह वो या इसमें जो आ जाएगा, भी। उसमें आ जाएगा, प्रॉपर्टी में आ जाएगा। बिल्डिंग मतलब जो लंबे समय के लिए जो बिल्डिंग हम देखते हैं ना, तो उसमें जो यस। वो बिल्डिंग है ना, लगे रहो में, वो बिल्डिंग फाइनेंशियलिज्म में थी, 30 साल के लिए थी ना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे वॉल्ट डिज्नी है ना, या फिर जो बैंक रहती हैं, तो बैंक को क्या करते हैं, वो लोग पूरी बिल्डिंग को लंबे समय के लिए लेते हैं ना। हर साल उन लोग को रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉपर सेटअप बनाए रहते हैं, कहाँ का मूव करते रहेंगे। तो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये सब के लिए क्या करते हैं, लोग उसको लीज में लेते हैं। देखे होंगे ना आप लोग ना, उनका बैंक वालों का जो एटीएम रहता है, जो पर्टिकुलर बैंक होते हैं, वो सब घर में बने रहते हैं। तो वो सब किसमें चलते हैं, उन लोग सभी फाइनेंशियल में चलते हैं उन लोग। सर शॉर्ट टर्म पीरियड कितने साल तक रहेगा, एक या फिर उससे ज्यादा भी? बेसिकली 1 साल ले लीजिए ना, 1 या 1 साल से कम में शॉर्ट टर्म उसको लेते हैं हम लोग, और उससे ज्यादा। और यहाँ पे उससे ज्यादा हो गया तो फाइनेंशियल। हाँ हाँ हाँ, और ये जनरली किसके बराबर रहता है, उसका यूजफुल लाइफ के बराबर रहता है वो, है ना। मतलब जो संपत्ति है, तो उसका जितना उसका उपयोगी जीवन काल है ना, उतने समय के लिए लगभग उसको लिया जाता है फाइनेंशियल लीज में, ठीक है। मतलब सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं उतने समय के लिए जनरली इसमें लिया जाता है। और कई बार तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है ना, 50-50 साल, 60-60 साल के लिए लेती हैं कुछ जमीन, कुछ बिल्डिंग्स को। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लीज, है ना। तो इसमें टाइप्स हैं, इस ये वाले में नहीं है टाइप्स, है ना। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लीज। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लीज, है ना। वित्तीय पट्टे के प्रकार, वित्तीय पट्टे के प्रकार। तो पहला है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक मतलब विक्रय, है ना, और पुनः पट्टा प्राप्त करना, विक्रय और पुनः पट्टा प्राप्त करना। तो इसमें क्या होता है, कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे को बेच देता है ना। यहाँ पे जो एक ए है, उसने क्या किया,
अपनी संपत्ति बी को बेच दिया, जो एसेट है उसने बी को बेच दिया, ठीक है। तो शुरू में क्या कर दे, इसको ये सेल कर देता है, ठीक है। तो इसको सेल कर देता है उसका, लेकिन इसको मान लीजिए इसको पैसे की जरूरत है, उसने उसको सेल कर दिया, लेकिन उसको यूज भी करना है इस संपत्ति को, तो इस फिर क्या करता है वो, इससे इसको क्या करता है वो लीज में ले लेता है, लीज में ले लेता है। तो जब लीज में लेता है तो ये क्या बन जाता है, ये लीजर रहता है और ये लीजी बन जाता है ये। तो इसमें क्या होता है, एक जो पक्ष है अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पक्ष को बेचता है और बेचने के बाद उससे उस संपत्ति को लीज में वापस लेता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि शुरू में इसने अपना जो ओनरशिप है, ओनरशिप ये क्या करता है ट्रांसफर कर देता है, और बाद में इसका जो यूज राइट है ना, उपयोग का अधिकार लीज के माध्यम से ले लेता है। तो कुल मिलाकर संपत्ति इसी के पास है ना, लेकिन क्या हो गया, इसका जो ओनरशिप है वो बी के पास चला गया है और उपयोग कौन कर रहा है, यही कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक के पास कोई संपत्ति है, लेकिन उसको एकदम बहुत लमसम अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो उसको एक लमसम अमाउंट चाहिए मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, और लेकिन वो जो संपत्ति पर्टिकुलर कोई मशीन मान लीजिए ना, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि इसके पास एक घर था, अब घर को उसने क्या कर दिया, इसके पास बेच दिया, और फिर वापस उसको क्या कर दिया, उसने किराए पे ले लिया, ठीक है। रह कौन है, वही रह, लेकिन अब उस घर का मालिक कौन है, बी है। इसी को बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। तो यहाँ पे एक पार्टी है ना, अपनी संपत्ति को दूसरे पार्टी को बेच देता है और उससे वापस में लीज में ले लेता है, फिर बाद में उसके बिहाफ में उसको रेंट पे करता है ना। तो इसको लीज में ले लिया, फिर इसको क्या पे करेगा, ये रेंट पे करेगा, जो भी रेंटल अमाउंट है उनको देगा, और इस पे अब अधिकार किसका है, दूसरे पक्ष का है, उसको फिर कौन करेगा, पहला पक्ष। सर ये बोल सकते हैं कि वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है और पोजीशन ले लेता है, पोजीशन लेता है, फिर बाद में रेंट पे करता है वो। हाँ ठीक, क्या है समझ में, ठीक। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सेल एंड लीज बैक है ना। इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, मैं ये कॉन्सेप्ट है तो नाम से आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगा। सबको क्लियर है ये? यस सर। जी जी सर। इसमें और दूसरा है डायरेक्ट लीज। इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष पट्टा तो प्रत्यक्ष पट्टा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, जैसे ए को ना क्या करना है, कुछ संपत्ति लीज में लेना है ना। तो इसको क्या करना है, लीज में इसको रिक्वायरमेंट है, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या स्पेसिफिक है कि जैसे मान लीजिए कि ये कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लीज में लेना चाहता है और इसी के बॉडी में बना हो, तो ये क्या करेगा, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी बी के पास जाएगा, है ना। तो ये अपना स्पेसिफिक बताएगा, तो इनके ए के हिसाब से क्या होगा, बी एक पर्टिकुलर क्या खरीदेगी, एसेट खरीदेगी, है ना। तो एसेट बी क्या करेगी, इसको परचेस करेगी, तो ये किसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ए के रिक्वायरमेंट्स होगा, है ना। और बी कंपनी क्या करेगी, इसको परचेस करेगी और परचेस करके इसको क्या कर देगी, लीज में दे देगी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लीज। तो इसमें क्या होता है कि जो ए है अपनी आवश्यकता अनुसार बी को संपत्ति लेने के लिए बोलता है ना। तो ए के मतलब ए को जैसा संपत्ति चाहिए है ना, उस हिसाब से अपने बी को स्पेसिफिकेशन देता है, और फिर बी उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से संपत्ति लेता है और वो ए को संपत्ति को देता है यूज करने के लिए, है ना। और उसके बिहाफ में उसको रेंटल अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लीज में क्या होता है कि ए अपनी है ना, एक पक्ष है ना दूसरे पक्ष को अपनी आवश्यकताओं को बताता है और उसे आवश्यकता के हिसाब से दूसरा पक्ष कोई संपत्ति को खरीद के है ना पुनः प्रथम पक्ष को संपत्ति को लीज दे देता है ना। अब इसमें ओनरशिप किसका रहेगा, बी का रहेगा, और ए इसको क्या देगा
रेंटल अमाउंट को पे करेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लीज। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर खरीदना है ना, तो सॉफ्टवेयर खरीदना है तो मैं क्या बोलूंगा, बी को आप इस सॉफ्टवेयर को बना लीजिए। सपोज सॉफ्टवेयर बनाने में 2 से 3 लाख लग रहा है नहीं, अब मुझे उतना पे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, उसको यूज करना है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप ठीक है, आप उस सॉफ्टवेयर को बनाइए, है ना, मैं आपको पर मंथ 10,000 आपको दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो इसने उसको 2 लाख में बनाया और फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से बना है वो, और मैं उनको रेंट पे कर रहा हूँ, है ना। या फिर कोई मशीन हो गया, कोई मशीन की बड़ी मुझे रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं उनको बता दूंगा इस पर्टिकुलर ये मशीन चाहिए, और उसको उसको मैं, आप उसको खरीद लीजिए, मैं उसको रेंट में ले लूंगा और आपको क्या दूंगा, रेंटल अमाउंट दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, एक पक्ष के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरा पक्ष संपत्ति खरीदता है, उसको लीज में देता है, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लीज। ये है समझ में? यस सर। हाँ। यस तो बैंक होता है ना सर, बैंक भी डायरेक्ट लीज देता है ना? बैंक नहीं, बैंक तो नहीं, बैंक खरीदता नहीं है, वो ओनरशिप नहीं रखता है वो। अभी बताता हूँ बैंक बैंक कहाँ कैसे आते हैं। तो बैंक जो देते हैं ना, वो तो हमारी नाम से देते हैं, उनको फिर इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है बैंकों को। तो एक होता है फिर लीवरेज लीज। लीवरेज लीज है ना, इसको बोलते हैं उत्तोलक पट्टा। ठीक है, लीवरेज लीज में क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक पक्ष है ना, तो ये जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक से ये लोन लेता है, और लोन लेके क्या करता है, ये कोई एसेट खरीदता है। मान लीजिए किसने बैंक से पैसा लिया और एक घर बना लिया है ना, और इस घर को क्या कर दिया, इसने किराए पे दे दिया, ठीक है। तो एक क्या कहते, बैंक से इसने लोन लिया है ना, और लोन फिर इसने क्या कर दिया, इसको इसमें किराए पे दे दिया है ना, ये मतलब लीज पे दे दिया ये, और इससे जो उसको रेंटल अमाउंट मिलता है ना, उस रेंटल अमाउंट से क्या करता है, वो लोन पे रिपेमेंट करता है ये, ठीक है। तो ये रेंटल अमाउंट है ना, उतना ही डिसाइड करता है जितना कि उसका इंस्टॉलमेंट बनता है, या फिर थोड़ा बहुत अपने से भी मिला सकता है अगर कुछ डिफरेंस होगा तो इसको क्या बोलते हैं, लीवरेज लीज बोलते हैं। तो एक व्यक्ति क्या किया, कोई संपत्ति को लेता है और उसको दूसरे को लीज में देता है, और उससे जो रेंटल अमाउंट मिलेगा उसको क्या करता है, वो इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करता है, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे आ गया है ना, और बैंक से उसने क्या किया, लोन लिया है, और उसी लोन से इसने एसेट क्रिएट किया है ना, और एसेट को लीज में दे दिया है, और उसके जो रेंटल अमाउंट मिलेगा उसको इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करता है। इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है उसको क्या बोलते हैं, लीवरेज लीज बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि भले मान लीजिए कि 15 साल के लिए इसने लोन का रिपेमेंट होगा, 15 साल तक इसको जो भी पैसा मिलेगा वो इधर देगा, लेकिन 15 साल बाद संपत्ति इसकी हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये इसका फायदा है, ऐसे समझ में ये। सर एक बार और थोड़ा सा। हाँ, तो देखो जैसे मान लीजिए कि ना, मैं ना बैंक से लोन लेता हूँ और एक मैंने घर ले लिया है ना, और घर को मैंने किसी को रेंट में दे दिया, ठीक है। और रेंट से जो पैसा आएगा है ना, उसको मैं क्या करूंगा, लोन को मतलब जो बैंक है उसमें इंस्टॉलमेंट रूप में पे करूंगा। तो ये जो व्यवस्था होगी वो क्या कराएगी, वो लिवरेज कराएगी वो, है ना, लिवरेज लीज। तो यहाँ पे ए जो है ना, बैंक से लोन लेता है और एक संपत्ति खरीदता है, उस संपत्ति को बी को लीज में देता है, तो इसलिए रेंटल अमाउंट मिलता है उसको क्या करेगा, वो इंस्टॉलमेंट पे करता है ना। तो ये जो व्यवस्था होती है इसी को लीवरेज लीज बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ये? जी सर। यस सर। ठीक। उसका होता है डायरेक्ट एंड स्ट्रेट एंड मॉडिफाइड लीज। स्ट्रेट एंड मॉडिफाइड लीज, इसको प्रत्यक्ष और संशोधित पट्टा कह सकते हैं, प्रत्यक्ष और। सर ब्लर दिख रहा है बोर्ड। क्या सभी को दिख रहा है क्या?
नहीं सर। ठीक नहीं है सर। हाँ। अब थोड़ा रिकॉर्डिंग देखने चल रहे हैं ना, वो नेट का थोड़ा इशू होगा, है ना, क्योंकि है ना मार्कर तो हम एकदम ब्लैक वाला यूज कर रहे हैं। निकाल का स्ट्रेट एंड मॉडिफाइड लीज लिखा है ना, प्रत्यक्ष और संशोधित पट्टा। ठीक, तो इसमें ना दो चीजें हैं, एक तो होता है स्ट्रेट लीज और दूसरा होता है मॉडिफाइड लीज। तो जो स्ट्रेट लीज होता है ना, वो आपका एक निश्चित अवधि के लिए होता है ना, तो ये क्या होता है आपको फिक्स रेट के लिए होता है ये। तो ये क्या होता है, जो स्ट्रेट लीज होती है निश्चित अवधि के लिए होती है और ये रिन्यूअल इसमें नहीं होता है ना, और जो रिन्यूअल है वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लीज क्या होती है, फिक्स रेट के लिए होती है जिसमें रिन्यूअल नहीं होता है, और जो मॉडिफाइड लीज होती है ये भी क्या होता है, ये भी आपका फिक्स रेट के लिए होता है निश्चित अवधि के लिए, लेकिन इसमें रिन्यूअल पॉसिबल होता है, इसमें रिन्यूअल का ऑप्शन होता है। तो जिसमें रिन्यूअल का ऑप्शन होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लीज बोलेंगे, और जिसमें रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं होता उसको स्ट्रेट लीज बोलते हैं ना। तो जितने समय के लिए लीज लिए है ना केवल उतने साल के लिए होगा, रिन्यू नहीं होगा वो, है ना। और जो मॉडिफाइड है उसमें ऑप्शन होता है कि आप चाहें इसको बाद में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको रिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इसमें ऑप्शन होता है रिन्यूअल का मॉडिफाइड लीज में। क्या है समझ में? तो बस इसमें दो चीज को ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेट लीज होता है वो रिन्यूअल नहीं होता है, ये निश्चित समय के लिए होता है, और मॉडिफाइड जो होता है वो रिन्यूअल हो सकता है, ये निश्चित समय के लिए होता है, उसके बाद में इसको फिर से नवीनीकरण किया जा सकता है, यहाँ पे नवीनीकरण किया नहीं जा सकता है। सर 45 डेज फिक्स रहेगा क्या? क्या चीज? 45 डेज फिक्स रहता है क्या रिन्यूअल का? 45? 45 दिन फिक्स रहता है क्या रिन्यूअल के लिए? नहीं 45 रेस नहीं है इसमें, मतलब ना जितने भी समय के लिए हो, क्योंकि ये सब किसके प्रकार है आपका, फाइनेंशियल लीज के प्रकार है, तो ये सब क्या है लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ये। ठीक है, जो लगे ना मुनाफा देखे थे ना, तो वो क्या था, वो जो मकान था वो मॉडिफाइड लीज में था, है ना, बाद में उनके पास रिन्यूअल का ऑप्शन होता है ना। जी जी जी।